ये टनल जो आप देख रहे हैं ये मामूली टनल नहीं है, बल्कि ये लिटरली समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। समंदर के बॉटम से 250 गुना नीचे बना 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन है। 13,000 वर्कर्स का एक साथ काम करना और जमीन के ऐसे हिस्से में काम करना जिसके ऊपर पूरे समंदर का वजन पड़ रहा हो। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से बढ़कर इंसान और मशीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। नाजरीन, 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी तो उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी सेपरेशन की वजह बना समंदर का ये हिस्सा जिसे आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये काफी नैरो हो जाता है और यहीं से इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से 33 किलोमीटर ही दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कई जाने गंवाने के बाद बंद कर दिए गए थे, क्योंकि शायद टेक्नोलॉजी तब बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी अपने अरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी, तब एक मर्तबा फिर इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में फिर जमीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था और वो था इंग्लैंड को बनाना। जी हाँ, इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इंग्लिश चैनल की साथ कंडीशन ये थी जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वार 2 में तो हिटलर ने फ्रांस के कैलिस नामी गांव से एक अंडर वाटर खोदने का सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। हिटलर के मरने और वर्ल्ड वार 2 के बाद तब्दीली आना शुरू हो गई। बिजनेस मूव करने लगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 1986 में दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को खत्म कर दिया जाए, इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड पर इस डिसीजन पर काफी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि कई लोगों को इंग्लैंड की इस आइलैंड सल्तनत पर काफी फख्र था। कई महीनों की लंबी टॉक्स के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक अंडर सी टनल बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया, जिसको अक्सर लोग यूरो टनल कहते हैं। एग्रीमेंट में ये तय पाया था इंग्लैंड और फ्रांस की टीम अपनी अपनी तरफ से टनल खोदेंगी और दोनों टनल सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट होंगे। ये टनल शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था, क्योंकि समंदर के नीचे 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। आखिरकार ये तय पाया गया कि 10 इंजीनियरिंग फर्म इस प्रोजेक्ट को एक साथ कोलैबोरेट करके कंस्ट्रक्ट करेंगी। चैनल टनल का डिजाइन बनने से पहले ये जानना जरूरी था कि टनल पे कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी और ये शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पर। 1986 में जाकर फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियर टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का, जिसे TBM भी कहा जाता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना था जिसकी वजह से इस खास डायमीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था। पहले TBM मशीन को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हजारों मील दूर सियाचिल वाशिंगटन में इस खास टनल को बनाने का काम रॉबिन वाशिंगटन नामी एक कंपनी को दिया गया, जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट थे। कंप्लीट होने के बाद ये देवकामत मशीन 800 फुट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फुट होगा, जिसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के कई सौ तेजदार ब्लेड लगे होंगे। इसमें लगी हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेलेंगी। मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर
निकालने के लिए इस मशीन में कन्वर्टर बेल्ट लगा होगा जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक ले जाएगा और फिर ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी। पुरानी टेक्निक जिसमें पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था, उसके मुकाबले में ये मशीन डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। पर ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरे भी लेकर आई थी। मंदिर के बॉटम के 250 फुट नीचे बोरिंग के दरमियान अगर कहीं से पानी लीक हो गया तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो सैकड़ों में इंसान और मशीन को गर्क कर देगा। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल हो चुके थे। आखिरकार 1988 में दोनों साइडों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। मिट्टी और पत्थरों के मलबे की इतनी ज्यादा क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में ये मशीन 7500 स्क्वायर फुट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 2400 टन जितना मलबा होता जा रहा था। एक तरफ इतना ज्यादा मलबा टनल से बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ अंदर लेकर जाने वाला सामान भी काफी ज्यादा था। जैसे जैसे टीबीएम बोर करता जा रहा था उसी स्पीड से रॉक लूज और लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल के साथ जितने गोल कंक्रीट स्लैब फिट किए जा रहे थे, ये स्लैब न्यूक्लियर प्लांट में लगने वाले कंक्रीट से ज्यादा मजबूत थे। इन्फो स्टील से बने चैनल में करीब 75 लाख कंक्रीट के स्लैब इस्तेमाल हुए। इस स्लैब की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन के बराबर है, यानी ये इतना सीमेंट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जितनी बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा, जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पर फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते गए और फिर महीने। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको एक चीज का इंतजार था कि कब ये दोनों टनल आपस में मिलेंगे। 3 साल की लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार अब वो वक्त आ चुका था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया और प्लान के मुताबिक एक स्टील रॉड भेजी गई। सिर्फ इसमें 10 इंच का डिफरेंस था। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान था। दोनों टीबीएम में से एक को सुसाइड कराना बहुत ही जरूरी था। हाँ, क्योंकि दोनों टनल में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब लग चुके थे, यानी टनल का डायमीटर 50 फुट से कम होकर अब 46 फुट बचा था और टीबीएम का डायमीटर 50 फुट था। काम खत्म होने के बाद 46 फुट चौड़े टनल में से 50 फुट मशीन नहीं गुजर सकती थी, इसलिए एक टीबीएम की सिम्बल जमीन के नीचे की तरफ कर दी गई और दोनों टनल को जोड़ दिया गया और वो मशीन आज भी उस टनल के नीचे दफन पड़ी है और दूसरी मशीन को टनल मुकम्मल होने के बाद डिसअसेंबल कर दिया गया। हजारों सालों पहले ग्लेशियर से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। पिंचिंग का काम खत्म करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 मिलियन पाउंड्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम के पीक पर चैनल टनल में 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स काम के दौरान हादसाती तौर पर मारे भी गए। पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल हैं, 2 ट्रेन के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसे एमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज करीब 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोच और 7,300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिसको कार्गो ट्रेन में पार करके टनल पार करवाया जाता है।